बहुत बड़ा वोट चंक उनके साथ गांव में केरला के कुछ गांवों को दावा कर दिया। तो ये इसीलिए है कि वक्फ बाय यूजर इसको की है तो कलेक्टर डिसाइड करेगा, जो कि बहुत लाजमी है क्योंकि इस पर सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रहा। बहरहाल ये तो इसके टेक्निकलिटी की बात है, लेकिन असल चीज़ का भी विरोध किया और एक तरह से समझिए कि फतवा जारी किया कि वहाँ कोई नहीं जाएगा। ना कुछ लोग फ़िलिस्तीन के भी नारे लगे, फ़िलिस्तीन के झंडे लगे और ये सारा चीज़ होता रहा कि एक जगह सांप्रदायिक तनाव की भी खबरें आई। तो ये पूरा मामला एकदम पॉलिटिक्स। सभापति हुआ करते थे उनके दामाद, तो गुलाम बोस पहले आरजेडी। ये स्टेट सब्जेक्ट है। आपको पता है कि संविधान में एक प्रावधान है, 3 सरकार का स्टेट जो है इसमें दाव पर लगता है। मनी बिल ही अगर गिरेगा तो भी सरकार गिर सकती है, ये सकता है आरजेडी। और राजनीतिक दलों के कैरेक्टर का क्या। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। क्या वक्फ बिल पर मोदी सरकार गिर जाएगी या फिर नीतीश कुमार की सरकार यहाँ गिर जाएगी? क्या ये गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा? अजीब ऊहापोह की स्थिति है। आप सबको मालूम है कि वक्फ पर एक नया कानून लाया जा रहा है। आपको पता है कि ये बहुत पुराना कानून 1915 का, इसमें 1995 का, माफ कीजिएगा 1995 का, जिसमें 2013 में कुछ संशोधन हुए। उसके बाद केंद्र सरकार में इस पर एक नया बिल लाने का विचार किया और 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में ये बिल पेश किया गया। उसके बाद फिर इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को उसी दिन भेज दिया गया, यानी 8 तारीख को ही। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी हैं, बीजेपी के सांसद, उन्होंने 30 जनवरी 2025 को कुछ संशोधनों के साथ, कुल 14 संशोधन बताया जा रहा है, उसके साथ सरकार को ये सदन को ये रिपोर्ट सौंप दी। बताया जा रहा है कि 2 तारीख को, 2 अप्रैल को संसद में ये बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद केंद्र और राज्य में, स्पेशली बिहार और आंध्र प्रदेश की सरकारों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। आप सबको पता है कि जो पार्लियामेंट में लोकसभा में जो स्थिति है, उसमें बीजेपी के पास 240 सदस्य हैं और इनको जो समर्थन देने वाले 2 प्रमुख दल हैं, जनता दल यूनाइटेड, इसके पास 12 और टीडीपी, तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू का, इसका 16। ये दोनों दल मुस्लिम के वोट प्राप्त करने का दावा करती रही हैं। हालांकि जदयू को कोई कंसिडरेबल नंबर बिहार में मुस्लिम का वोट नहीं मिलता है। जब वो बीजेपी के साथ रही है, उनका क्रेडेंशियल इतना खराब हो चुका है कि अब वो बहुत बड़ा वोट चंक उनके साथ नहीं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समाज ने पूरा छक कर वोट दिया, उनको अच्छा वोट मिला और कदाचित इसी कारण से उनको इतना महत्वपूर्ण 16 सीट उनको प्राप्त हो सका है। अब इस मामले में पूरी राजनीति शुरू हो गई। मैं वक्फ बिल पर अलग से बात करूंगा। मुख्य रूप से जो संशोधन आए हैं उसमें एक तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनेगा, उसमें नॉन मुस्लिम्स को और वुमेन को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। इस पर आपत्ति है मुस्लिम समाज को। पहले सर्वे कमिश्नर जो सर्वे करता था वो अब कलेक्टर करेगा, इस पर भी मुस्लिम समाज को आपत्ति। हालांकि ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि रेवेन्यू का तो हेड कलेक्टर होता ही है। इन लोगों का कहना है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, तो सर्वे कमिश्नर भी तो स्टेट का ही नुमाइंदा है। बहरहाल वही कलर मिलता है। उससे 2 चीज और बड़ा महत्वपूर्ण इस बिल में है। पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं
कि पहले क्या था कि ये जो ट्रिब्यूनल में, इसका जो ट्रिब्यूनल था, उस ट्रिब्यूनल में जो भी फैसला हो जाता था वह अंतिम होता था। इसके विरुद्ध आप कहीं अपील में नहीं जा सकते थे। ये बड़ा अजीब बात था कि ट्रिब्यूनल में अगर कोई फैसला हो गया तो उसमें आप उसका अपील नहीं कर सकते हैं। इस अमेंडमेंट में उसको हटा दिया गया और कहा गया कि हाई कोर्ट में इसका वो अपील होगा, जो कि बहुत लाजमी दिखता है और कानून के दृष्टिकोण से सही दिखता है। एक और प्रोविजन पुराने एक्ट में बड़ा अजीब है, जिसके कारण इनफैक्ट सारा विवाद हुआ है, वक्फ बाय यूजर। वन फाइन मॉर्निंग वक्फ बोर्ड कहता है कि चूंकि ये लैंड हम यूज कर रहे हैं इसलिए ये वक्फ प्रॉपर्टी है, और उसमें कोई लॉ ऑफ लिमिटेशन का प्रोविजन लागू नहीं होता। मतलब वो अगर वो कह दे कि मुगल के ज़माने में हमको वक्फ हुआ था तो वो फिर विवाद छिड़ जाएगा। इसीलिए आप जानते हैं कई एक विवाद हो रहे हैं। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को वक्फ कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी है। पटना में राजधानी से सटे फतुहा में एक गांव है गोविंदपुर, उस पर दावा कर दिया। तमिलनाडु के कुछ गांव में, केरला के कुछ गांवों को दावा कर दिया। तो ये इसीलिए है कि वक्फ बाय यूजर, इसको ख़त्म किया जा रहा है। इसके अलावा रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन, और अगर वक्फ बोर्ड कहता है कि साहब ये ज़मीन वक्फ की है तो कलेक्टर डिसाइड करेगा, जो कि बहुत लाजमी है क्योंकि इसमें सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रहते हैं। बहरहाल ये तो इसके टेक्निकलिटी की बात है, लेकिन असल खेल क्या है कि राजनीति का, इसको समझिए कि अब नीतीश कुमार की सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि इनके पास अब मात्र 6 से 7 महीना बचा है इस चुनाव के। 26 मार्च को पटना के गर्दनी बाग में ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर के तले एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। और उसका किबला किधर होगा वो हम न तय करेंगे। सरकार तो किबला नहीं बदल सकती है, दरवाज़ा नहीं बदल सकती है। तो वही हाल है वक्फ का। वक्फ एक शरई चीज़ है। वक्फ कैसे किया जाएगा, वक्फ से फ़ायदा जिन राइट्स दिए गए हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है। अगर बिल मंजूर हुआ तो मुसलमानों की मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान। इस विरोध प्रदर्शन में कई धार्मिक संगठनों के लोग शामिल हुए, और उसके बाद जो लोग मुस्लिम का वोट पाना चाहते हैं या पाते रहे हैं परंपरागत रूप से, जैसे आरजेडी, कांग्रेस, उसमें प्रशांत किशोर भी गए, कुछ लेफ्ट के नेता लीडर भी गए। ये सब लोग, इन सभी लोगों ने शिरकत की वहाँ, और वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त भाषणबाजी हुई, और एक सिरे से उस मजमे में, उस विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम नेताओं ने खासकर 2 लीडर पर निशाना साधा। पहला नीतीश कुमार पर, और उनको कहा कि यदि आपने इस वक्फ बिल पर अपना समर्थन सरकार को दिया तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग आपके साथ रहें या न रहें। ये बड़ी चिंता। पॉलिटिक्स में तो सारा खेल वोट का है। इसके पहले मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का भी विरोध किया, और एक तरह से समझिए कि फतवा जारी किया कि वहाँ कोई नहीं जाएगा। ना कुछ लोग गए। अभी फुलवारी शरीफ में जो रहमानी का एक फाउंडेशन है, उसमें भी कुछ तकरार हुई, और कहा जा रहा है कि जो लोग नीतीश कुमार के समर्थन में थे उन लोगों को ट्रस्ट से बाहर किया गया है। तो राजनीति पूरे चरम पर है। इसके बाद प्रदर्शन आंध्र प्रदेश में भी हुए, तो कहा गया कि साहब चंद्रबाबू नायडू, आपको तो हम लोगों ने वोट किया है तो इसका विरोध कीजिए। इसी बीच ईद के दिन, ईद की जो नमाज होती है उसके बाद देश के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन की खबरें आई। मुस्लिम समाज ने
हाथ में काला पट्टी बांधा, एक जगह फिलिस्तीन के भी नारे लगे, फिलिस्तीन के झंडे लगे, और ये सारा चीज़ होता रहा कि एक जगह सांप्रदायिक तनाव की भी खबरें आई। तो ये पूरा मामला एकदम पॉलिटिसाइज्ड हो गया। इसी बीच कल रात एक चैनल पर खबर प्रसारित हुई कि जदयू के एक एमएलसी हैं गुलाम गौस, वो गुलाम सरवर कभी विधान परिषद के सभापति हुआ करते थे, उनके दामाद हैं। तो गुलाम गौस पहले आरजेडी के ही एमएलसी थे। तो ये रात में चले गए, लालू जी से मिल गया। उसके बाद एनडीए में एकदम और मीडिया में पूरा गहमागहमी चलने लगा। कुछ लोगों ने उनसे पूछा, तो राजनीतिक लोग जैसा जवाब देता उन्होंने भी जवाब दिया, कहा कि साहब ये तो हम उनसे मेरे ताल्लुकात हैं और ईद के मुबारक मौके पर, ईद के दिन ही हो गए थे कि हम उनको बधाई देने गए थे, हम लोग मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन राजनीति में कोई इतनी सिंपल बात तो होती नहीं है। अगर मिलते जुलते रहते हैं तो इतना दिन से अन्य ओकेजन में आप क्यों नहीं गए थे? बहरहाल इसने अटकलों को हवा दी। इसके बाद ललन सिंह संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि साहब इस पर तो हम सदन में अपनी बात रखेंगे। फिर एक और खबर आई कि जदयू ने एक विचार रखा है और कहा कि लैंड जो होता है, जमीन जो होता है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। आपको पता है कि संविधान में एक प्रावधान है, 3 सब्जेक्ट होते हैं, सेंटर, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो सेंटर लिस्ट में सेंटर कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाता है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों कानून बनाते हैं। तो जदयू का कहना है कि चूंकि ये लैंड है, स्टेट का सब्जेक्ट है, तो आप कैसे कानून बना रहे हैं? लेकिन प्रश्न ये उठता है कि साहब ये तो पहले से बनता, 1995 में कैसे बना? हालांकि संविधान में एक प्रावधान है कि स्टेट लिस्ट में भी केंद्र कानून बना सकता है यदि इंटरनेशनल ट्रीटी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंध कुछ बात हो। कुछ लोग इसको लैंड रेवेन्यू ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ये तो प्रॉपर्टी का मामला है और बहुत सारा स्टेट्स का, रियल स्टेट का भी मामला है। तो ये सारे मुद्दे हैं। और इसी बीच जो खबर चली कि संजय झा जो नीतीश कुमार के खासम खास और कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और ललन सिंह जो सांसद भी हैं लोकसभा में और मंत्री भी हैं, ये लोग अमित शाह से मिले हैं। अब ये अजीब ऊहापोह की स्थिति है। 2 तारीख को ये बिल पेश होगा। ऑफ कोर्स उसी दिन तो वोटिंग होगी नहीं, चर्चा होगा, और 3 सरकार का स्टेक जो है इसमें दांव पर लग गया। पहला कि अगर ये बिल तेलुगु देशम और जदयू सपोर्ट नहीं करती है तो बिल नहीं पास हो पाएगा, स्वाभाविक रूप से। तो अगर बिल नहीं पास होगा तो सरकार का भविष्य पर क्या इसका असर पड़ेगा? हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि मनी बिल ही अगर गिरेगा तो भी सरकार गिर सकती है, और ये मनी बिल तो है नहीं। तो सरकार के, लेकिन फिर भी अगर ये बिल गिर जाएगा तो बहुत बड़ी हार होगी नरेंद्र मोदी की। तो ये केंद्र सरकार की स्थिति खराब, अभी हालत खराब है। दूसरा कि अगर नीतीश कुमार समर्थन नहीं करते हैं तो यहाँ बीजेपी हटेगी तो धड़ाम से ही गिर जाएंगे। लेकिन ये पलटी मारने के इनके कैरेक्टर वो अगर देखा जाए तो ये उछल के जा सकते हैं आरजेडी में। और राजनीतिक दलों के कैरेक्टर का क्या कहना है? तेजस्वी को लगेगा कि चलो बहुत बढ़िया, लगे बार बार बोलते हैं नहीं लेंगे, लेकिन राजनीति में कभी कोई सभी खिड़कियों को बंद करता नहीं है। तो ये बात तो होगी कि साहब हम उनको ले लेंगे। इसीलिए गुलाम गौस को डिलीवरी भेजा गया। ऐसा तो है नहीं कि गुलाम गौस बिना, और उसमें भी एमएलसी की क्या हैसियत होती है? तो बेसिकली मुख्यमंत्री के रहमो करम पर ही बनता है। गुलाम गौस कभी चुनाव नहीं जीते हैं प्रत्यक्ष। तो ये बिल्कुल नीतीश कुमार का ये बिल्कुल चिर परिचित अंदाज है कि बस धमकी दो, और धमकी देने के लिए आरजेडी, मतलब जब कभी भी बीजेपी से दिक्कत है, यानी बीजेपी को डराना धमकाना हो तो आरजेडी के आंगन में ही जाएंगे, और जब आरजेडी को डराना धमकाना हो तो बीजेपी के आंगन में। और इसी खेल पलटने और अपना एलिजियंस बदलने के अपने
राजनीतिक स्टंट से ये पिछले 20 साल से इस राज्य में शासन कर रहे हैं। तो ये समस्या तो है कि मान लीजिए इस बार तेजस्वी ने अगर इनको नहीं लिया तो क्या हो। हालांकि चंद्रबाबू नायडू के सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, उनकी सरकार तो वहाँ नहीं गिरेगी, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या है। लेकिन इसी बीच बताते चलें कि सारी निगाहें टिकी हुई है अमित शाह पर, जो बीजेपी के और भारतीय राजनीति के कुछ लोग उनको चाणक्य भी कहते हैं। राजनीति के जानकार और कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कई जानकार ये मानते हैं कि बिल को पायलट करने में अमित शाह का कोई जवाब नहीं है। जो मंत्री बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको बोलता है बिल को पायलट करना। आपने देखा होगा कि धारा 370 अंतिम तक किसी को कुछ पता नहीं था। हाथ में एक पीला कागज लिए हुए, उजला कागज में पीला फ्लैग लगा हुआ, वो घुसे। सारे प्रेस मीडिया लोग उत्सुक थे कि क्या होने वाला, क्या होने वाला। और ऐसा मास्टर स्ट्रोक बना दिया वहाँ संसद में कि सारे विपक्षी दल हक्का बक्का रह गए। इनफैक्ट सत्तारूढ़ दल भी हक्का बक्का रहा, किसी समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। कांग्रेस को उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे चौधरी जी बंगाल के। उन्होंने उटपटांग बातें वहां कहनी शुरू कर दी और वो हंसी के पात्र हो गए। तो कहा देखा जा रहा है कि अमित शाह इस बिल को जो पायलट करेंगे तो ये इन सभी राजनीतिक परिदृश्य को तो पहले से भांपे ही होंगे। कुछ मीडिया में यह भी चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि जो शिवसेना गुट है वो उद्धव ठाकरे का, सभी बात चल रही है। कुछ राज अपना फायदा लेने के लिए भी कर रहा है। वो डीएमके भी अच्छी खासी संख्या है पार्लियामेंट में। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि यह जो संकट आया है, इस राजनीतिक संकट का बीजेपी कैसे सामना करती है। और साथ ही साथ इस बार नीतीश कुमार के भी क्रेडेंशियल की परीक्षा है, क्योंकि अगर ये समर्थन नहीं करते हैं तो इनकी सरकार पर खतरा जाएगी, और अगर समर्थन करते हैं तो इनको कथित रूप से मुस्लिम का वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली इस बार अपने राजनीति के एक बड़े कशमकश मोड़ पर खड़े हैं। हालांकि उनकी मानसिक स्थिति अब ऐसी नहीं है कि इस पर कोई बहुत गहन मंथन हो रहा होगा, लेकिन उनके जो आसपास लोग हैं जो अभी चला रहे हैं शासन और राजनीति, वे सभी लोग इसमें क्या निर्णय लेंगे ये देखने वाली बात होगी। 2 अप्रैल को यह बिल पेश होगा, उसके बाद बहस होगी, उसके बाद देखा जाएगा कि यह बिल पास होता है या नहीं। लेकिन एक चीज बताते चले हैं कि यह एक बहुत ही बड़ा राजनैतिक, सामरिक, प्रशासनिक और राजस्व से रिलेटेड एक बिल है। जिस तरीके से इस देश में वक्फ बोर्ड अलग अलग राज्यों में मनमाने ढंग से काम किया है, वो जगजाहिर है, सब लोग को पता है। जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि एक मीडिया ने दिखाया कि उन लोगों से जब पूछा तो बिल के प्रोविजंस के बारे में किसी को नहीं पता। इनफैक्ट भारतीय सेना और रेल मंत्रालय के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें, करीब 7-8 लाख एकड़ ज़मीनें विभिन्न वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन इतनी ज़मीनों के रहते हुए भी अगर मुस्लिम समाज गुरबत से बाहर नहीं निकला तो फिर इसकी प्रासंगिकता पर तो प्रश्न उठेगा ही, क्योंकि सच्चर कमेटी ने जो बताया कि साहब इन लोगों की हालत तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी ज़्यादा खराब है, तो इसके लिए दोषी कौन है? आप सोच करके देखिए, इस देश में अभी 8-8.5 लाख एकड़ ज़मीन की क्या कीमत रही होगी। इसके अलावा एक मूवेबल प्रॉपर्टी भी है। तो स्वाभाविक है यह प्रश्न उठना कि यह वक्फ बोर्ड की ज़मीनें या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहीं कुछ लोगों की जागीर तो नहीं बन गई। क्योंकि पटना में भी हम लोगों ने देखा है कि कैसे
वक्फ बोर्ड की ज़मीनें खरीद फरोख्त हुई, कुछ पर मॉल बन गए, कुछ पर शॉप बन गए, कुछ पर बिल्डिंगें बन गई, कुछ पर अपार्टमेंट बन गया। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि जो आम नागरिक होता है, खास करके जो गरीब तबके का नागरिक होता है, वह बगैर सोचे समझे राजनीतिक दलों के पीछे हो लेता है और इसी का फायदा उठाते हुए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये सभी कहीं चले जाते हैं और एक राजनीति अपनी दिशा और दशा तय कर लेता है। फिलहाल ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बिल का हश्र क्या होता है और इस बिल के इंट्रोड्यूस होने के बाद भारत की राजनीति में कौन सा नया मोड़ आता था। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।